बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप 3 और 4 डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसको आपने तवज्जो से सुनना है और देखना है कि होता क्या है। देखो बेटा, इसमें अगर हम बात करें तो 3 पे है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। ठीक है, इम्यून आपको पता है इसका ताल्लुक किसके साथ है? इम्यून सिस्टम के साथ है बेटा। अच्छा, और यहाँ पे बात की गई है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं जहां पे एक से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन, ऐसी चीज जिसमें 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 चीजें इकट्ठी मिलके जगह पाई जाएं तो उसको बेटा हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, वो 2 चीजों का है। नंबर 1 एंटीबॉडीज और नंबर 2 पे है एंटीजन। तो जब एंटीबॉडीज और एंटीजन का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी द एंटीबॉडीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एंटीजन। कि एंटीबॉडीज जो है ना वो एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और जब वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है द डैमेज काज्ड बाय डेपोजिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इनटू टिश्यू। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ये हमारे पास टिश्यू है और ये बेटा एंटीजन और एंटीबॉडीज का कॉम्प्लेक्स है। फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एंटर इनटू टिश्यू, कि वो टिश्यू में एंटर हो जाएगा, और जब वो टिश्यू में एंटर होगा तो वहां पे जाके क्या होगी? टिश्यू डिस्ट्रक्शन या टिश्यू डैमेज। तो इस किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी को हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो बेटा, ये हमारे पास टिश्यू है, आप सबको नजर आ रहा होगा, दिस इज द टिश्यू, ये देखें लिखा हुआ भी है। और ये हमारे पास क्या है? वाई शेप के एंटीबॉडीज है, और ये हमारे पास एंटीजन है। फिर एंटीबॉडीज एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा और वहां जाके टिश्यू की डिस्ट्रक्शन पैदा करेगा, और इस डिस्ट्रक्शन को हम बेटा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए, डिसऑर्डर किसी भी बीमारी को कहते हैं बेटा। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास सीरम सिकनेस है। अब देखिए सीरम सिकनेस क्या है? सीरम सिकनेस इज काज्ड बाय मैनी प्रोटीन प्रेजेंट इन एंटी सीरम। देखिए बेटा, अगर आप ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दें तो जो चीज बचती है उसको सीरम कहते हैं। ठीक है, और एंटी सीरम मतलब ये होता है कि अगर उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन को भी निकाल देना तो उसको एंटी सीरम कहते हैं। तो बेटा समटाइम कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि एंटी सीरम में पाई जाती हैं। बीइंग फॉरेन टू द रेसिपिएंट एंड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट दिस प्रोटीन। देखो बेटा, 2 किस्म की इम्यूनिटी होती है, मैं आपको बता दूं। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव वो होती है जो कि नेचुरल होती है, कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में होती है, और बेटा पैसिव वो होती है जो कि हम इंड्यूस करवाते हैं, इंड्यूस वाया इंजेक्शन, कि हम इसमें बाहर से एंटीबॉडीज ऐड करके बॉडी को इम्यून बना देते हैं। तो ये 2 किस्म की है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव। तो याद रखना बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो कुदरती तौर पे पाई जाती है बॉडी के अंदर, और पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो पहले से मौजूद नहीं होती। तो वो बेटा फिर हम इंजेक्शन को एंटर करके फिर वो बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं। अब क्या होगा? बीइंग फॉरेन टू द रेसिपिएंट एंड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट दीज प्रोटीन, कि इन प्रोटीन्स के खिलाफ बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। Resulting the antibodies bind to the immune complex to these carried by the blood and deposit in the wall of vessel। अब क्या होगा कि बेटा ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक्ट करेंगे एज ए एंटीजन के तौर पे। फिर इन एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडीज कंबाइन करेंगी, ये देखें जी, कंबाइन करने के बाद फिर इनका बनेगा इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए इम्यून कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, मैं आपको इतना बता दूं, ये देखें, ये है एंटीजन और ये है एंटीबॉडी, इनका कॉम्बिनेशन बनाता है इम्यून कॉम्प्लेक्स, और बाद में वो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ना, फिर वो ग्लोमेरुलस में जाके डैमेज कर देता है। ग्लोमेरुलस आपको पता है बेटा नेफ्रॉन में पाया जाता है। तो जब वो ग्लोमेरुलस में जाके डेपोजिट होगा तो वो ग्लोमेरुलस की जो ब्लड वेसल है उनको डैमेज कर देता है। तो इस प्रॉब्लम में क्या आ सकता है? इसमें बेटा फीवर हो जाता है, हाइव से मेरा तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, आर्थराइटिस, जोड़ों का पेन, और प्रोटीन इन यूरिन, कि बेटा हमारे जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है टाइप 4 मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको डिले टाइप कहते हैं।
बेटा टाइप 4 मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी या डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ये वो होती है जो कि देर से पैदा होती है, जो कि फौरन से पैदा नहीं होती। इसको इंड्यूस होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तकरीबन 2 से 3 दिन का या वीक भी लग सकता है, बिकॉज इट टेक्स अ डे और 2 डे फॉर द टी सेल टू डिवेलप द एक्सपोजर टू द एंटीजन। मतलब टी सेल को एक्टिव होने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, इसलिए टी सेल अपना रिस्पॉन्स शो करने में 2 से 3 दिन या 1 दिन लगा देते हैं, और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डिले टाइप कहते हैं। द सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कैन अकर विद एक्सट्रिंसिक एंटीजन और विद इंटरनल एंटीजन। देखो बेटा, एंटीजन 2 किस्म के होते हैं एंटीजन, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, एक होते हैं इंट्रिंसिक। बेटा जो एक्सट्रिंसिक है ना, वो होते हैं कि कम फ्रॉम आउटसाइड, कि ये बाहर से आते हैं, ठीक है। और ये बेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट इनटू बॉडी, ये बाहर से नहीं आते, ये बॉडी में पहले से मौजूद होते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसको डिले टाइप कहते हैं, ये 2 किस्म के एंटीजन की वजह से हो सकती है, इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी। अब 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले है एक्सट्रिंसिक एंटीजन। The most common example of cell-mediated hypersensitivity to external antigen is to contact dermatitis. अब contact dermatitis क्या होता है कि जब कोई चीज़ आपको छू के चली जाती है तो उसकी छुअन से जो एलर्जी पैदा होती है उसको contact dermatitis कहते हैं। Cause in some people when their skin is exposed to the chemical they are allergic, कि जब उनकी स्किन पे वो केमिकल आता है जिससे वो एलर्जिक होते हैं तो उससे बेटा वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो है ना उसको क्या कर देते हैं बेटा, प्रोड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल इसकी कैटिकोल फ्रॉम पॉइजन IVY पॉइजन ओक, ये हमारे पास डिफरेंट पॉइजन हैं बेटा, प्लांट्स भी हैं, प्लांट के नेम हैं। अगर यानी कि ये प्लांट आपको छू जाते हैं या आप इनसे छू जाते हैं तो ये बेटा प्रॉब्लम हो सकता है। निकल, अक्सर ज्वेलरी में निकल इस्तेमाल होता है, डाइज कलर को कहते हैं, और ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। तो ये बेटा चारों की चारों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, एक्सट्रिंसिक एंटीजन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक्सट्रिंसिक एंटीजन। अब है इंट्रिंसिक एंटीजन, द सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ सेल्फ कॉज ऑटो इम्यूनिटी इम्यून डिजीज। मतलब ये वो आपके पास बेटा जी रिस्पॉन्स है कि जिसमें एंटीजन नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे आपकी बॉडी में पहले से मौजूद होता है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो डिजीज पैदा होती है उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज क्या मतलब, ये वो डिजीज होती हैं कि जिसमें आपका ही अपना इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के टिश्यू के खिलाफ हो जाता है। तो इसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है ना बेटा, उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। जैसा कि ये देखें जी, डायबिटीज टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 1 में होता क्या है बेटा, इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप, इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज डिस्ट्रॉय, कि बेटा आपके जो बीटा सेल होते हैं पैंक्रियाज के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कौन डिस्ट्रॉय करता है? आवर ऑन इम्यून सिस्टम। इसको हमारा ही इम्यून सिस्टम क्या कर देता है बेटा जी, डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारा ही इम्यून सिस्टम क्या कर देता है बेटा जी, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मतलब इसमें होता क्या है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। वजह क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज हैं वो अपने बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बीटा सेल के खिलाफ हो जाता है और वो हमारे ही बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब बीटा सेल नहीं रहेंगे तो इसका मतलब इंसुलिन को पैदा करने की फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, और जब इंसुलिन ही नहीं बनेगी तो फिर बेटा उससे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी ये बताता हूँ। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इसमें होता क्या है, जब आप किसी को किडनी डोनेट करते हैं, लीवर डोनेट करते हैं, तो बेटा आपकी होता क्या है कि बॉडी के एंटीबॉडीज उसी किडनी और उसी लीवर के खिलाफ हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। अब देखें जी, टाइप 1, in this disease the T cell initiate the destruction of insulin producing beta cell। वही बात आगे जो मैंने आपको बताई कि बेटा इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए सेल होते हैं जिनको बीटा सेल कहते हैं, ठीक है। और ये कौन बेटा, बीटा सेल किसमें होते हैं? पैंक्रियाज में। तो बेटा बीटा सेल को हमारे ही टी सेल जो है ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब चीफ कल्प्रिट, कल्प्रिट कहते हैं मुजरिम को। मतलब उसमें कौन कौन उनको मारता है? CD8 सेल होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और बेटा CD हेल्पर टी सेल। ये सारे के सारे मिल के, मतलब ये देखें
CD8 सेल भी हो गए, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट भी हो गए, और बेटा इसके साथ साथ CD+ हेल्पर टी सेल, ये सब मिलके क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय द बीटा सेल, कि ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगा तो फिर क्या होगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी। अच्छा, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखें। द टी सेल इनिशिएट द अटैक एंड डिस्ट्रॉय द माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन। ये देखो बेटा, ये न्यूरॉन होते हैं, ये देखिए मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन, ये है डेंड्राइटिस, ये होता है एक्सॉन, और यहाँ पे एक शीट होती है बेटा जिसको माइलिन शीट कहते हैं, माइलिन, एक मिनट बेटा, क्या कहते हैं इसको, माइलिन शीट कहते हैं। तो अब होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइलिन शीट डिस्ट्रॉय बाय आवर इम्यून सिस्टम, कि हमारा इम्यून सिस्टम ही माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, और जब न्यूरॉन डैमेज होंगे तो हमारी बेटा जो मसल्स है ना वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं, मसल काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी टाइप थी। आज का लेक्चर बेटा यही